next topic is class 7 NCERT chapter number 2. So in this chapter we are going to see some rulers. That one is between 7th century to 12th century. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली जैसे आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं, देयर इज एन इंडियन मैप. ये मैप दे रखा हुआ है आपको और यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्लियरली बोला हुआ है कि आप 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है वो किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे. अब ये किंगडम्स बनी कैसे, देखो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है कि 7th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे, मतलब सेनापति और बड़े बड़े जमींदार लोग जो थे इस सब कॉन्टिनेंट में, वो राजा के सामंत हुआ करते थे. सामंत का क्या मतलब है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, उनसे उम्मीद की जाती थी वो राजा को गिफ्ट भी देंगे, ठीक है, कोर्ट को भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे. ये चीज होती है आपकी सामंत, इसे सामंत कहते हैं, ठीक है. अब सामंत ने क्या किया, धीरे धीरे राजा का विश्वास तो जीत ही लिया, लेकिन धीरे धीरे वो पावर ऑफ वेल्थ भी जीतते रहे और साथ में उन्होंने खुद को बोलना क्या शुरू कर दिया, महासामंत. महासामंत बोलने के साथ साथ वो खुद को एक और नाम से बुलाते थे, दैट इज कॉल्ड महामंडलेश्वर, यानी उस सर्कल का सबसे बड़ा राजा, ठीक है. बाद में धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. इंडिपेंडेंट होने के बाद ये खुद को जो है वो किंग मानना स्टार्ट कर देते हैं और वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग से राजवंश आ जाते हैं. कौन कौन से राजवंश है, ये देखो, राष्ट्रकूटा दिया है, परमार दिए हैं, गुज्जर प्रतिहार दिए हैं, छाछा वंश दिए हुए हैं, चोलास दिए हैं, चेरास दिए हैं, पांड्यास, गंगास, उत्कल्स, पालास. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो बेसिकली इन राजवंशों के साथ चलती है. अब इस मैप में आप ये ध्यान रखना कि ये कन्नौज है, ठीक है. कन्नौज को लेके काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर झगड़ा भी आपको देखने को मिलेगा. देख लो, कन्नौज जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है. क्यों होगा वो आगे हम देखेंगे. अब यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो राष्ट्रकूट्स थे वो बेसिकली डेक्कन में थे. तो यहाँ नर्मदा नदी से नीचे जितना एरिया आता है दैट वन इज कॉल्ड अवर डेक्कन एरिया. अब उस समय का एक किंग था दंती दुर्ग, ठीक है. दंती दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो था वो राष्ट्रकूट चीफ था. इसने ना एक रिचुअल परफॉर्म करवाया था, मतलब ये मान के चल रहा था कि अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा सेक्रीफाइसेस करवाए जाए, रिचुअल्स करवाए जाए तो रीबर्थ लिया जा सकता है अगर कोई पर्सन जो है वो सेक्रीफाइस करता है. क्लियर. ये चीजें उस टाइम पे बड़ी ज्यादा थी, वहां पे मानी जाती थी. आगे बोला जाता है कि जो राजा थे आपके कादम मयूर मयूर शर्मन बेसिकली कर्नाटक के किंग थे. गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे बेसिकली दोनों. अब इन दोनों ने जो है वो ब्राह्मणिज्म को छोड़ के ये वॉरियर बनते हैं और कर्नाटक और राजस्थान में, कर्नाटक में कौन आए, कादम जी, और राजस्थान में कौन आए, हरिचंद्र. तो इन दोनों ने मिलकर वहां पे अलग अलग से जो डायनेस्टीज को जो है वो एस्टैब्लिश किया. क्लियर. आगे बोला है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता था. तो देखो, ये खुद को महाराजा धीराज बुलवाना बहुत पसंद करते थे, या तारिवाना चक्रवर्ती, यानी कि खुद को ये चक्रवर्ती सम्राट. चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जो लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, तीनों लोगों का स्वामी, ठीक है. और महाराजा धीराज क्या बोलते थे, ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, सभी राजाओं के राजा. तो आपने ये वर्ड्स कई बार ना अपनी मूवीज में या पुराने शोज में भी सुने होंगे. अब इनको जो है वो कौन असिस्ट करेगा, कौन इनके साथ पावर शेयर कर रहा है, सामंत. मैंने ऊपर आपको बता दिया पिछली स्लाइड में कि सामंत क्या चीज होते हैं. अब सामंत जो होते हैं इनके साथ एक एसोसिएशन होगी. एसोसिएशन में कौन कौन होगा, पीजेंट यानी किसान, ट्रेडर व्यापारी और ब्राह्मण, जो इनका सारा लेखा जोखा रखेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे. क्लियर. अब इस स्टेट में जो रिसोर्सेज है, जो चीजें हैं, जो पैसा है, वो कहाँ से होगा, प्रोड्यूसर से. अब प्रोड्यूसर कौन कौन है यहाँ पे, पीजेंट है जो आपके खेतों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, कैटल है पशुपालक है, और आर्टिशियंस है. तो उन पे इन्होंने चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा रखे थे और इनसे ये हर चीज का क्या लेते थे, रेंट लेते थे, ठीक है. इस तरह से जो है वो रेंट कलेक्ट करके ये जो है वो राजा को पैसे दिया करते थे. अब यहाँ पर एक बुक है, एक इंस्क्रिप्शन है चोला की तमिल में. तो तमिलनाडु में उसने लिखा है कि उनपे 400 डिफरेंट टाइप के जो है वो कर लगा रखे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बेती. बेती मतलब फोर्स्ड लेबर करनी पड़ेगी आपको. सेकंड कादमाई, जो लैंड रेवेन्यू है एक तरह से. अगर आप थैचिंग द हाउस मड हाउस में रह रहे हैं
लैडर यूज कर रहे हैं पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए, चेस ले रहे हैं, तो उन सब पे ही आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के जो नॉर्मल जनता है उनसे भर के टैक्स यहाँ पे लिया जा रहा है। अब आगे हम बात करें कि राजा इन टैक्सेस का करता क्या था। देखो राजा ने इसका क्या किया, या तो वो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाएगा, फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाएगा, फाइट करेगा, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता था, या फिर विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लर्न द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, या तो वो प्लंडर करेगा यानी लूटपाट मचा देगा, या फिर जो ट्रेडर्स रूट है वहां पर उस लैंड को एक्सेस कर लेगा। तो इस तरह से जो है वो राजा उस चीज को यूज कर रहा है। अब इसके फंक्शनरीज क्या क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट कैसे कैसे होगा, इसके लिए कौन कौन रिक्रूट होगा। देखो फैमिली जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली फैमिली है वो, या फिर हेरिडिटरी मतलब वंशावली चल रही है, अगर कोई राजा के राजवंश में ऐसा है जो सामंत है तो सामंत का बेटा ही सामंत बनेगा और वही जो है वो टैक्स को कलेक्ट करेगा, या फिर इसके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, या फिर उस एरिया के सबसे प्रभावशाली फैमिलीज होंगी जो उस टैक्स को कलेक्ट करेंगी। क्लियर। अब यहाँ पर राजा के कुछ क्लोज रिलेटिव्स भी हैं जो इन पोजीशंस को हेल्ड करते हैं। गेट इट। तो ये बिल्कुल कुल मिला के सिंपल सी इतनी बात बोली गई है कि सामंत कौन थे, ठीक है, राजवंश कैसे कैसे आए, वो सेकेंड चीज आई इसमें। थर्ड हमने यहाँ पे क्या देखा कि राजा टैक्स कैसे ले रहा है, 400 टाइप से टैक्स ले रहा है, और वो टैक्स का यूज कहाँ कहाँ कर रहा है, और वो टैक्स लेने वाले कौन कौन लोग हैं। आगे बात करते हैं प्रशस्तिस की, प्रशस्तिस और लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्तिस की अगर आप बात करें तो बेसिकली ये लिखित स्वरूप है, लिखा हुआ मटेरियल है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो लिखे हुए स्वरूप में आपको चीजें मिल रही हैं। बेसिकली इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कौन करता है, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण इसमें कर क्या रहे हैं, ब्राह्मण इसमें बता रहे हैं राजा के बारे में कि वो वेलिएंट था, विक्टोरियस था, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो वो इस सारे रिकॉर्ड्स को इसमें मेंटेन करके रखा करते थे। क्लियर। आगे बोला है किंग्स ने ब्राह्मण्स को कुछ लैंड भी गिफ्ट दे रखी थी जो उन्हें कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए थे। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं ये कौन सी प्लेट्स हैं आपकी, कॉपर प्लेट्स। तो ये बेसिकली कॉपर की बनी होती हैं। ओके जी। अब यहाँ पे जैसे कुछ इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, ऐसी प्रशस्ति हमें मिली हैं जिसमें नागभट्ट के टाइम की बात की गई है। तो नागभट्ट के टाइम की बात की गई है। प्रशस्ति शुरुआत कब से होती है, तो प्रशस्ति की शुरुआत बेसिकली गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त के बारे में जब लिखा गया था उसी टाइम से होती है। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत में लिखी जाती है, जैसे आपकी ग्वालियर है, मध्य प्रदेश है, तो उसमें बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि नागभट्ट एक प्रतिहार किंग हैं, उन्होंने कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लॉइट किया। आगे इन्होंने बोला कि एक ये प्रिंस ही था वैसे नागभट्ट, लेकिन इसके आगे जो किंग ऑफ आंध्रा है, सिंध का राजा है, विदर्भ का राजा है, महाराष्ट्र में विदर्भ पड़ता है, कालिंग का राजा है, ओडिशा का पार्ट है कालिंग। तो वो जो राजा थे वो भी इसके आगे हार गए थे। अब इसने बहुत सारी फाइट्स विन कर रखी थी जो इस यहाँ पे आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे बोला गया है कि 12th सेंचुरी वॉज लॉन्ग संस्कृत पोइम। अब यहाँ पर धीरे धीरे संस्कृत में पोइमें लिखे जाने लगी जिसमें आपका कश्मीर के ऊपर कौन रूल कर रहा था वो बताया गया है। ये जो है वो कलहन की बुक में काफी ज्यादा आपको जो है वो पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बोला गया लाइक द राइटर ऑफ प्रशस्ति ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। प्रशस्ति में तो सिर्फ आपको प्रशंसा मिलेगी, प्रशस्ति का मतलब यही होता है प्रशंसा करना, लेकिन जो ये बुक्स है, जो पोम्स है, इसमें कहीं ना कहीं पर राजा और उसके नीतियों के अगेंस्ट भी बोला गया है। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वॉरफेयर। आगे इसमें बोला है You may have noticed that each of these ruling dynasties were based in specific region. ये सारे के सारे एक specific region में ही थी। At the same time they try to control the other areas. ये अदर एरियाज को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वन पर्टिकुलर प्राइस एरिया वॉज द स्टेट ऑफ कन्नौज। मैंने बोला ना आपको कन्नौज, पहले मैप में आपको मैंने हाईलाइट किया था कि कन्नौज बेसिकली गंगा प्लेन्स के साथ, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कन्नौज है वहां पर फर्टाइल लैंड है। लैंड फर्टाइल होने की वजह से वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। अगर प्रोडक्शन वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। अब बात जब इनकम की आ जाती है तो राजाओं के बीच में युद्ध होना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर 3 राजवंश आते हैं, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला। ये तीनों मिलके जो है वो कन्नौज के लिए भर के लड़ाई करते हैं, क्योंकि कन्नौज से सूखा सूखा क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, इस चीज को बोला गया है 3 पार्टी स्ट्रगल।
और ये स्ट्रगल लॉन्ग टर्म तक चलता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म तक है, ये लॉन्ग टर्म तक जो है वो स्ट्रगल चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड थ्री पार्टी स्ट्रगल, मतलब 3 राजवंश है यहाँ पे। एक जगह है कन्नौज जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, और लैंड इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि वहां से इनकम का सोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए तीनों में युद्ध होता रहता है। अब आगे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला गया रूलर्स आर ट्राई टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेंपल। अब देखो बड़े बड़े मंदिर बना के ये बताने की कोशिश करते थे कि वी आर वेरी रिच, ठीक है। ऑफन चूज टारगेट टेंपल। अब अनदर किंगडम जो थी वो हमेशा ही अटैक इस पे करती थी, ये जो आपके टेम्पल्स है के ऊपर करते थे, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इन्होंने धन रखा होता था। इसी के बारे में जो है वो मोहम्मद गजनी अफगान का ये राजा था, इसे पता लग जाता है कि भारत में जो है वो भर के सोना रखा गया है मंदिरों में, इसलिए वो भारत में 17 बार 1000 से लेके 1025 के बीच में भर के अटैक करता है, यहाँ पे लूटपाट मचाता है, और यहाँ पे जितने भी बेल्दी टेम्पल्स होते हैं उनको लूट के ले जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बेल्दी था हमारा सोमनाथ गुजरात में, ठीक है। तो ये अपना सारा पैसा उठा के ले जाता है गजनी में। आगे बोल रहे हैं बट वाज द गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या गिवन होता था। बोला दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन, तमिल सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे जहां पे लैंड ग्रांट की जा रही थी चोलास के साथ। वी हैव demarcated the boundaries of land by making earthen embankment as well as planting thorny bushes. This is what land contain: fruit bearing trees, water land, garden, orchards, trees, well, open spaces, pasture lands, a village, antheles, platforms, canals, ditches, river, silt landed land, tank, granaries, fish ponds, bee leaves and deep lakes. तो ये बोला गया है कि देखो आपको सिर्फ लैंड ही नहीं मिल रही है कि एक जमीन का टुकड़ा दिया जा रहा है, उस जमीन पे जो कुछ भी उगा हुआ है, अगर उसमें आपका किसी तरह का पॉन्ड है, किसी तरह का लेक है, किसी तरह की ग्रेनरी है, फिश पॉन्ड है, कुछ भी है, वो सारा का सारा किसका है, जिसको ये लैंड दी जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लैंड लीजिए बाकी पेड़ पौधे पानी सब कुछ जो है वो सरकार का, नो, इसमें सब कुछ आदमी को दे दिया जा रहा है। ही हु रिसीव द लैंड वॉज कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, जिसके पास भी लैंड चाहती है वो इसका क्या ले सकता है, टैक्स ले सकता है। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, that on woven clothes as well as on vehicle. He can build large room with upper stories made of baked bricks. He can get large and small bell dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canal constructed for irrigation. He should ensure the water is not wasted and the embankment were built. तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि जिसको भी ये लैंड मिलेगी तो वो जो लैंड होल्डर है वो उनका जो है वो टैक्स भी ले सकता है, जैसे जुडिशियल ऑफिसर ने बनाया होगा वो वहां पे लीव्स बना सकता है, वुवन क्लोथ्स बना सकता है, व्हीकल चला सकता है, रूम्स बना सकता है, अपर स्टोरीज बना सकता है, एनीथिंग ही कैन मेक एनीथिंग, मतलब वो एक तरह से जो है वो किंग हो गया उस पूरे लैंड का। गेट इट। तो इसे जो है वो इस तरह से लैंड जो है वो चोला राजवंशों के टाइम में दी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस उठा के आपने जमीन दान कर दी, नो। तो यहाँ पे जमीन दान करने के साथ साथ उसको सारे अधिकार, टैक्स कलेक्शन से लेके वहां पे प्रोडक्शन से लेके वहां के रख रखाव को, हर चीज उस पर्सन को दे दी जाएगी। लेट्स बी सी नेक्स्ट। तो बोला है कि आगे बोला है कि छाछा मंस आते, छाछा मंस को आगे चेंज करके चौहान, यहाँ पर आपके जो है वो यहाँ पे चाचा मंस थे। तो बेसिकली अपर रीजन में है ये चाचा मंस। अब यहाँ पे बोला गया है कि चाचा मंस ही आगे चल के जो है वो दिल्ली और अजमेर पे रूल करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी पावर को ये वास करते हैं चालुक्यास, गंधर्वास और छाछामन के एक चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड। तो यहाँ पर पृथ्वीराज की जो है वो टर्किश के किंग थे मोहम्मद गौरी, उनके साथ बहुत ज्यादा बैटल होती है लेकिन सेकंड बैटल में वो हार जाते हैं। तो वो जो है वो सारा का सारा चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गंगाबाड़ी दे रखा हुआ है, कांची दे रखा हुआ है, गंगाई कोंडलपुरम दे रखा हुआ है, तंजौर दे रखा हुआ है, उरियर दे रखा हुआ है, मदुराई पांड्यास के बारे में यहाँ दे रखा हुआ है, कालिंग के बारे में यहाँ दे रखा हुआ है, यादव डायनेस्टी के बारे में दे रखा है, चालुक्य दे रखा हुआ है, यहाँ पे ये कादम्बास दे रखा हुआ है। क्लियर। आगे यहाँ पे बोला है कि चोलास, चोलास बेसिकली देखो उदरियार से लेके तंजौर तक, ये मैंने आपको टिक करवाया, ये एज इट इज ही आप जो है वो अपने मैप में कर सकते हैं बुक में, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसमें अगर आप मैप से शो करेंगे तो ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो बोला है कि जो चोलास थे उनके एक राजा थे मुटारियारी, ठीक है जी। कावेरी डेल्टा में ये जो है वो अपनी पावर को स्टैब्लिश करते हैं।
देयर वाज सबऑर्डिनेट टू पल्लव किंग कांचीपुरम, कांचीपुरम के जो राजा के समकालीन थे विजयालय, हु बिलोंग एंशियंट चीफ फैमिली, चोलास की वो चीफ फैमिली से थे जो उरियार से थे। इन्होंने जो है वो डेल्टा ले लिया मटूरियर से मिडल 9th सेंचुरी में, और वहां पर तंजौर में एक टाउन भी बनाया, और देवी निशुंभा सुधनी जी का जो है वो टेम्पल भी वहां पे बनवाते हैं। ये आगे बोले सक्सेसर जो है विजयालयास के, वो कंक्यूट कर लेते हैं उसके नेबरिंग रीजन को, जीत लेते हैं आसपास के जितने भी हैं, वहां पे ग्रू करते हैं वो साइज और पावर को अपने जितना भी उनका लैंड था उससे ज्यादा। यहाँ पे पांड्यंस और पल्लवास भी जो है वो यहाँ पर आते हैं। पांड्यंस और पल्लवास मैंने आपको मैप में शो करवाया है। ये आगे बोला है कि राजा राजवन कंसीडर मोस्ट पावरफुल किंग रहे हैं ये चोला राजवंशों के 985 एडी में। इन्होंने अपने टेरिटरीज को जो है वो बहुत वास्ट फैला लिया हुआ था। आगे ये जो है वो राजेंद्र वन के बेटे थे, ठीक है जी। इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी और इन्होंने गंगा वैली के ऊपर भी अटैक किया था राजेंद्र जी ने, श्रीलंका एंड कंट्रीज साउथ ईस्ट की कंट्रीज के साथ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है राजेंद्र जी का, कि इन्होंने श्रीलंका से साथ लेके साउथ ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ जो है वो व्यापार बनवाया, और नेवी भी यहाँ पे इन्होंने डेवलप की और एक्सपेडिशन को जो है वो जारी रखा। क्लियर। आगे बोला है कि इन्होंने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स पे कुछ बताया है, तो बोला है कि जो बिग टेम्पल है तंजौर का या गंगाई कोंडम पुलम का, तो वो राजा राजवन ने और राजेंद्र जी ने बनवाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये है आपकी फिगर में बताया हुआ गंगाई कोंडलपुरम का टेम्पल। तो आप इसकी देख सकते हैं विच रूफ टैपर देखो कितने ज्यादा सेक्शंस बना रखे हैं इन्होंने रूफ में। आगे बोला है कि स्टोन स्कल्पचर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है। आप इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे स्टोन्स के ऊपर जो है वो छेनी हथौड़ी से जो है वो डिजाइन बनाए गए और ये आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। चोला टेम्पल ऑफन द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम। बोले ये सेंटर था एक जिसकी वजह से धीरे धीरे टेम्पल्स बढ़ते हैं। जितने भी सेंटर्स है वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है, लैंड रूलर्स इसको फॉलो करते हैं। द प्रोड्यूस दिस लैंड वेंट टू मेंटेनिंग ऑल स्पेशल हु वर्कड एट टेंपल एंड लिव नियर देयर। तो बोला कि ये सारे के सारे मेंटेनेंस का काम किसको दे दिया गया, जो लोग उसके आसपास रहे, जैसे प्रिस्ट हो गए, ठीक है, गार्लैंड मेकर हो गए, कुक हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर्स हो गए। तो ये सारे के सारे लोगों का जो है वो उस टेंपल के रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो उनको दे दी जाती है। आगे यहाँ पे बोला है कि टेंपल वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर सेंटर ऑफ इकोनॉमी। अब वो वर्शिप के लिए ही नहीं बचा है टेंपल, टेंपल के बीच में आपको इकोनॉमिक सोशल और कल्चर लाइफ भी देखने को मिलेगी। हालांकि आज के टाइम पर भी ऐसा ही है। अगर आप मंदिरों में देखें तो वहां पर अगर आपको ध्यान से देखो तो लेडीज संगीत चल रहा है, मेल्स वहां काम कर रहे हैं, डेकोरेशन का काम हो रहा है, खाने पीने का काम हो रहा है। तो आज के टाइम पर जो है वो मेन हब भी आज भी यही है। Among the craft associated with temple, the making of bronze image was the most instinctive। अब देखो यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस के भी जो है वो बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, इसलिए चोला ब्रॉन्ज इमेजेस जो है वो बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा फाइनेस्ट थी इन वर्ल्ड में, मतलब इसमें पूरी जो मूर्ति बनाई जाती थी वो एज इट इज बनाई जाती थी, मतलब देख के लगता था कि रियल में वुमेन है या रियल में मैन है। while most images were deities, ज्यादातर इन्होंने देवी देवताओं की ही जो है वो इमेजेस बनाई हुई हैं और ये डिवोटीज के लिए बनाई गई हैं बेसिकली। चलिए देखते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपको मैंने फिगर दिखाई, ये फिगर देखो कितनी क्लीन एंड क्लियर है, पूरी एक एक चीज इसमें डिफाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, कपड़ों में कैसे सिलवटें पड़ी हुई है, वो सारी की सारी यहाँ पे डिजाइन दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि चोला राजवंश जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है वो माहिर थे इस काम में, ठीक है जी। आगे इन्होंने बोला है कि नई नई एग्रीकल्चर में भी इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की। जैसे मैप 2 में आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी की जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, ओके। तो उन ब्रांचेस को जो है वो खाली हो रही है जाके बे ऑफ बंगाल में। मतलब आप जानते हैं कि इस तरह से एक नदी होती है, नदी को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पानी देती है और कुछ ट्रिब्यूटरीज पानी ले जाके इसे अलग अलग जगह पे छोड़ देती हैं। क्लियर। तो ये बोल रहा है कि कावेरी जहां पे बे ऑफ बंगाल में मिल रही है वहां पे बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जा रही है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जा रही है तो वहां पर जो स्पेस बच जा रहा है उसमें वो क्या डिपॉजिट कर रही है, फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से जो पानी के चैनल्स बनाए जा रहे हैं उस पानी के चैनल से जो है वो मॉइस्चर रहेगा एग्रीकल्चर के लिए और वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगी, कल्टीवेशन ऑफ राइस।
तो जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, साउथ इंडियन मूवीज में भी देखा होगा कि अगर आप इनका खाना देखें तो बेसिकली इनका खाना क्या रहता है, जैसे इडली, डोसा, सांभर, बेसिकली चावल का ही ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ऑफ राइस क्या है, बहुत ज्यादा है। आगे बोला है कि तमिलनाडु के कुछ हिस्से में एग्रीकल्चर तो बहुत पहले ही आ गया था, 6th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में पहले ही आ गया था, लेकिन धीरे धीरे ये लार्ज स्केल पर बढ़ने लगा। इन्होंने इसके लिए क्या किया है, जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट को भी क्लियर कर दिया इस रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर लैंड हैड टू बी लीव्ड इन अदर एरियाज, और जो बाकी एरियाज है उस एरियाज में भी जो लैंड है उसको लीव कर दिया गया। जितने भी डेल्टा रीजन थे उनको इस तरह से डेवलप किया गया कि वहां पर फ्लड ना आए, ठीक है। कैनल्स बना दी गई, कैनल्स को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया कि उसका पानी सीधा ले जाओ फील्ड्स के बीच में, ओके। कुछ एक एरिया ऐसे थे जहां पर 2 बार आप क्रॉप उगा सकते थे ईयर्स में, जैसे कि आप बाकी अगर स्टेट्स में देखें इंडिया के, तो वहां पर भी कई बार 2 से 3 तरह की फसलें हम एक साल में उतारते हैं, क्लियर। आगे यहाँ पे देखते हैं, इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, तो वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली भी यहाँ पे कर रहे, तो आप देख सकते हैं आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन है जिसमें हम आर्टिफिशियल मेथड से जो है पानी के ऊपर ही जो है वो चीजों को तैयार कर देते हैं। तो वहां पे बहुत सारी वेराइटीज थी जिसे इरिगेशन के लिए यूज करते थे, जैसे कुएं खोदना, उन्होंने ह्यूज टैंक बनाना, रेन वाटर स्टोरेज, तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वहां पे यूज हो रही थी। अब इसके साथ साथ इरिगेशन के काम के लिए जो है वो प्लानिंग होना भी बहुत जरूरी है। प्लानिंग कैसे करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लेबर को ऑर्गेनाइज किया, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, उनके काम को मेंटेन करके रखा, और उसमें ये देखा कि कितना अमाउंट ऑफ पानी जो है वो शेयर करना चाहिए। न्यू रूलर्स के लिए जो है वो एज वेल एज पीपल लिविंग जो विलेज में रहते हैं वो इस काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे कि पानी को सेव कैसे किया जाए, उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। मतलब कुल मिला के अगर आप चोलास का राजवंश के बारे में देखें तो उसमें क्लियर चीजें हैं कि वो रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, ओके। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट्स होती थी पीजेंट की, पीजेंट मतलब किसानों की सेटलमेंट, उनको उर बोलते थे, वो प्रॉस्पोरस होती थी। कैसे प्रॉस्पोरस होती थी, एग्रीकल्चर स्कीम्स की वजह से। उनके ग्रुप का जो लार्जेस्ट यूनिट होता था, सबसे बड़ी जो यूनिट होती थी उसको नाडू बोलते थे। नाडू बेसिकली क्या करते थे, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सारा का सारा ये यहाँ पे देखा करते थे, ठीक है, जिसमें ये जस्टिस का काम भी देखते थे और टैक्सेस को भी कलेक्ट करते थे। अब आगे बोल रहा है कि जो नाडू है बेसिकली जो रिच पीजेंट थे, रिच जो किसान थे, वो लोग भी इनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सेंट्रल चोला गवर्नमेंट इनको जो है सुपरवाइज कर रही थी। चोला किंग जो है वो कुछ लैंडलॉर्ड जो रिच थे उनको, जैसे मावेंद्रवलम वल्लम और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, तो 3 किंग्स को जो है वो सर्व कर रहा है। एरियार चीफ होगा एज मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट, इन सबको जो है वो रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता था। अब लैंड कैसे कैसे दी जाती है, बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंड को जो है वो किस तरह से ये लोग दे रहे हैं। आगे सबसे पहले बोले कि जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट है उनको दी जा रही है वेलन वसाई, ठीक है। जो ब्राह्मण है उनको दिया जा रहा है ब्रह्मदेया। अब वहां पे स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो दिया जा रहा है वो शालभोगा। आगे देवदाना जो टेम्पल के लिए दिया जा रहा है। पालीचदम जो जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है वो लैंड ग्रांट की जा रही है। अब जो ब्राह्मण्स है ये देखा जा रहा था कि उनको लैंड दी जा रही है, हालांकि जो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण की सेटलमेंट है ना वो हो जाती है कावेरी नदी के आसपास ही। अगर ब्रह्मदेव को देखें तो ये जो है वो सभा में भी प्रोमिनेंट थे, लैंडलॉर्ड्स भी बन गए, ये असेंबली का सारा काम एफिशिएंटली कर रहे थे। इनका डिसीजन जो है वो इंस्क्रिप्शन में भी लिखा जाने लगा। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बेसिकली मंदिरों के दीवारों पे लिखी जाती थी। इन्हें जो है नागरम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर, उसको नागरम भी कहते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ टाउन में जो है वो काम करते हैं। आगे बोला गया है कि तमिलनाडु का एक जगह है उत्तेरा मेरू, जहां पर चिंगलटपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जहां पर सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है वो सारा का सारा बताया गया है, ठीक है जी। आगे बोल रहा है कि सभा को ना अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था कि जैसे कुछ जो है वो इरिगेशन वर्क को देखेगा, कुछ गार्डन्स को देखेगा, कुछ टेम्पल्स को देखेगा। तो यानी कि आज के टाइम की भी अगर आप मिनिस्ट्रीज को देखें तो कुछ मिनिस्ट्रीज इसी तरह से बनाई गई हैं, जो आधा काम एक मिनिस्ट्री का है, आधा काम दूसरी मिनिस्ट्री का है, आधा काम तीसरी मिनिस्ट्री का है। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क
जो वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये बेसिकली आज से नहीं हो रहा है, ये बड़े पहले से हो रहा है। अब इन कमिटीज के बारे में स्मॉल टिकट्स, अब देखो यहाँ पे ना आपने बचपन में गेम खेली होगी कि एक बाउल लिया, बाउल के बीच में जो है वो पर्चियां डाली और फिर एक बच्चा पर्ची उठा रहा है और वो बता रहा है कि हाँ ये वाला पर्सन जो है वो विन हो गया। ज्यादा नहीं तो अपने चोर सिपाही वाली गेम तो खेली होगी। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये लोग वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पाम लीव्स के ऊपर जो है वो नाम लिख रहे हैं, उसे अर्थन पॉट, मिट्टी के पॉट में जो है वो डाल रहे हैं। फिर यंग बॉय को बुला रहा है, फिर वो जो है वो निकाल रहा है वन बाय वन, नाम जो है वो निकालता जाएगा फॉर ईच कमिटी, हर कमिटी का वो एक एक निकालता जाएगा कि कौन सी कमिटी कौन सा काम करेगी। तो इस तरह से जो है ये डिवीजन होती है। ओके, सो इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमने जो बोला ना उतारू मेरू इंस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आदमी उसका सभा का हिस्सा बनेगा उसके पास अपना घर होना चाहिए, 35 से 70 ईयर्स होने चाहिए, वेदास के नॉलेज उसको ठीक होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, ऑनेस्ट वो होना चाहिए, कमिटी लास्ट 3 ईयर्स वो जो है वो किसी भी एक कमिटी का मेंबर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का, सबमिट हिज अकाउंट को करेगा वो, और कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन में नहीं आएगा। While inscription tell us about kings and powerful men, here is expect the Periyaram, a 12th century Tamil Nadu work, which inform us about lives of ordinary men and women। अब यहाँ पर ordinary men और women के बारे में भी यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो स्मॉल हैमलेट्स होते थे जिसको पुलावियास कहते थे, नेम ऑफ सोशल ग्रुप आउटकास्ट बाय ब्राह्मणा और विलालास। जो ब्राह्मण और विलालास नहीं होते थे उनको क्या बोला जाता था वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये लोग स्मॉल हट्स में रहते थे, थैच्ड हाउस में रहते थे, मिट्टी से बने हुए घर और जिसके ऊपर जो है वो घास की छत होती थी। ये एग्रेरियन लेबर्स होते थे बेसिकली। और यहाँ पर इन दिस थ्रेशोल्ड ऑफ हट कवर्ड स्ट्रिप ऑफ लेदर्स की स्ट्रिप्स लगी होती थी। लिटल चिकन्स मूव अबाउट इन ग्रुप्स में चिकन्स मूव करते थे। डार्क चिकन्स हु वर ब्रेसलेट बाय ब्लैक आयरन वर प्रिसिंग दे अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज भी रखे होते थे इन्होंने। शेड ऑफ, तो यहाँ पे आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में कि यहाँ पे ये लोग किस तरह से जो है वो क्या क्या करते थे और पैडी कैसे उगाते थे, पैडी की थ्रेशिंग कैसे करते थे, ये सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। सो गाइज दिस इज द चैप्टर नंबर 2 ऑफ 7th क्लास हिस्ट्री बुक। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये बेसिकली बच्चों के लिए ही वीडियो थी, बच्चों की नीड के हिसाब से वीडियो थी और मैंने कोशिश की है कि उनको अच्छे से अच्छे ढंग से ये समझ में आए। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।